जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज का जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में वो है संविधान सभा। संविधान सभा पर वो सारी की सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में रखूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है। ये क्लास पूरी कंप्लीट होने वाली है, तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की। और संविधान सभा को शुरू करने से पहले हम संविधान सभा का जो इतिहास है, हिस्ट्री है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई भारत में, और संविधान सभा उस इतिहास के पन्ने में कैसे कैसे आगे बढ़ी, उसके बाद में संविधान सभा का निर्माण हुआ, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर संविधान की बात की गई थी तो वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, जो कि 1865 में उन्होंने ये बात रखी थी। और इसमें उन्होंने स्वराज विधेयक लेके आए थे, जिसमें कि पहली बार सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की बात कही गई थी। उसके बाद में ये बात महात्मा गांधी जी ने इसको रखा था 1922 में, जो कि हरिजन पत्रिका उन्होंने निकाली थी। हरिजन पत्रिका, उस हरिजन पत्रिका में एक लेख दिया था कि भारतीय ही भारत का संविधान बनाएंगे। तो ये 1922 में महात्मा गांधी ने। उसके बाद में आगे चलकर 1924 में जब स्वराज पार्टी का गठन होता है, तो स्वराज पार्टी जिसका गठन किसने किया था, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी के द्वारा ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। और उन्होंने ये बात की थी और उनके द्वारा भारतीय संविधान की मांग की गई थी 1924 में। तब जाके इसकी एक रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत की थी। उसके बाद में आगे चलकर 1934 में भी ये बात कही गई थी एमएन रॉय के द्वारा। पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग अंग्रेजों के सामने रखी गई थी। आगे चलते हैं 1935 में। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी, यानी कि संविधान सभा की मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1935 में, जो कि 1935 का जो एक्ट आया था भारत शासन अधिनियम, उस समय की ये बात है। उस समय ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी। आगे चलते हैं। फिर 1936 में नेहरू जी के द्वारा एक संप्रभुत्व और वयस्क मताधिकार के निर्वाचन की संविधान सभा की मांग की गई थी। 1936 की बात है। फिर आगे चलकर 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जो आया था, अगस्त प्रस्ताव जो कि क्लीमेंट एटली के पहले आया था, और इसको ललित को के द्वारा ये अगस्त प्रस्ताव आया था। उस समय पहली बार ब्रिटेन की संविधान सभा में इसकी मांग की गई थी। आगे चलते हैं। फिर मार्च 1942 की बात आती है, जिस समय की क्रिस्ट मिशन आता है। तो क्रिस्ट मिशन के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया था एट द एंड। फिर जाकर मार्च 1946 में जाकर जब कैबिनेट मिशन आता है, तो उसके द्वारा भारत की संविधान सभा का यहाँ पर गठन होता है। तो किस तरीके से ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारत में संविधान निर्माण के लिए जो बात की गई थी, जो बात रखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो कि शुरू हुआ था 1865 से लेकर 1946 तक का ये पूरी कहानी है, पूरा इतिहास है कि किस तरीके से संविधान सभा की बात यहाँ पर रखी गई थी। अब आगे चलते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 मार्च में, वो कैबिनेट मिशन के द्वारा यहाँ पर बात रखी गई थी, और इसी की अनुशंसा पर संविधान सभा का यहाँ पर गठन हुआ था। ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिएगा। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। फिर आगे चलकर यहाँ पर संविधान सभा के लिए प्रोसेस आगे बढ़ी थी। वो कैसे बढ़ी थी, ये भी हमें अब एक एक करके सारे पॉइंट समझेंगे। यहाँ पे हमने संविधान सभा के निर्माण में जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है, वो हिस्ट्री मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट बता दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि संविधान का सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा कैसे बनी, वो यहाँ पर हम आप बात करेंगे। तो यहाँ पर संविधान सभा जब बन रही थी, तो उस समय संविधान सभा के जो सदस्यों की जो पूरी संख्या थी, कुल संख्या थी, वो कितनी थी, 389 टोटल यहाँ पर सदस्य थी। जिसमें कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर ब्रिटिश प्रांत, यानी कि जो ब्रिटिश प्रोविंस का जो एरिया था, जो जिसमें कि ब्रिटिश शासन था, उसके जो प्रतिनिधि थे वो थे 292।
देसी रियासत, उस समय जो राजे रजवाड़े थे, जो रियासत थी जो कि ब्रिटिश के अंडर में थी, वहां के प्रतिनिधियों की बात की जाए तो वो थे 93, और कमिश्नरी क्षेत्र जो कि 4 आते थे, वो यहाँ पर 4 कहलाते हैं। तो कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे ये भी आपको जानना जरूरी होगा। तो यहाँ पर 4 कमिश्नरी क्षेत्र के बारे में अपन धीमे धीमे करके आगे आपको जानकारी मिलेगी। तो किसी भी यहाँ पर किसी भी जो देसी रियासत ने प्रारंभ में अपने यहाँ पर स्टार्टिंग के समय में अगर बात की जाए, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर अगर देसी रियासत की बात की जाए तो किसी भी देसी रियासत ने प्रारंभ में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे थे, और आगे चलकर कुछ रियासतों ने, जिसमें कि हैदराबाद के प्रतिनिधि यहाँ पर कभी भी नहीं आए थे। जो हैदराबाद की उस समय रियासत थी, जो कि आगे चलकर जब भारत आजाद होता है देन उसके बाद में ये भारत में शामिल होते हैं, जो कि हिस्ट्री का पॉइंट है जिसको कि अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हैदराबाद जो थी वो उनकी प्रतिनिधि कभी नहीं आए थे। फिर यहाँ पर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से बहिष्कार किया था। कब किया था? 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में, सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे जो उन्होंने बनाया था आगे चलकर, तो वो जो डायरेक्ट एक्शन डे था जिसको कि सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में जानते हैं, 16 अगस्त 1946 को वो जो हुआ था उसके द्वारा ये घोषित किया था, और उसके बाद में यहाँ पर जो संविधान सभा है उसका यहाँ पर बहिष्कार किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने लिए एक अलग देश की डिमांड कर रही थी, बंटवारे की डिमांड कर रही थी कि हमारे लिए एक नया मुस्लिम देश दिया जाए, मुस्लिम क्षेत्र दिया जाए यहाँ पे कि मुस्लिम शासन हो। तो ये थी, ये जो बात थी ये मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पर संविधान सभा के बहिष्कार के द्वारा रखी गई थी। और ये डायरेक्ट एक्शन डे भी आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्ट्री की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक्शन डे, जो डायरेक्ट एक्शन डे है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो परिणाम जो क्या हुआ था, वो क्या हुआ था यहाँ पे संविधान सभा का। अब इसके एंड में जब ये पूरा कंप्लीट हो गया, अगस्त निकल गया, जब बंटवारा हो गया, बंटवारे से पहले की बात है, सॉरी पहले, क्योंकि संविधान सभा जो हुआ था उसका गठन यहाँ पर बंटवारे से पहले ही हो गया था, और अपनी अपनी चीजों को फाइनल यहाँ पर कर दिया गया था। तो संविधान यहाँ पर परिणाम हुआ कि भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ यहाँ पर। भारतीय संविधान सभा यानी कि कैबिनेट मिशन के अनुसार, ठीक है ना, यहाँ पर ब्रिटिश प्रांत कमिश्नरी क्षेत्र जो कि टोटल 296 सदस्यों को जुलाई 1946 में यहाँ पर चुनाव हुआ था। कितने टोटल, क्योंकि इसमें टोटल जो संख्या थी उसमें जो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट के प्रतिनिधि थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टोटल कितने थे, 389 में से मुस्लिम प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल नहीं हुए, और यहाँ पर देसी रियासत भी जो थे वो भी यहाँ से अलग हट गए थे, प्रतिनिधि में करके शामिल हुए थे। तो यहाँ पर बात की जाए तो टोटल 296 जो सदस्य थे वो जुलाई 1946 को यहाँ पर चुनाव होता है, और उस चुनाव के अनुसार यहाँ पर जो संविधान सभा के लिए रिजल्ट निकल के आता है, उस रिजल्ट में यहाँ पे कांग्रेस को टोटल 208, मुस्लिम लीग को यहाँ पर 73, क्योंकि यहाँ पर बंटवारा तो बाद में हुआ था, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, बंटवारा बाद में हुआ था, लेकिन इलेक्शन में यहाँ पे मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था। फिर आगे जाकर यहाँ पर मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा का हिस्सा नहीं रही थी, ये हम आगे अभी समझेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को टोटल 296 में थे, जिसमें कि जो देसी रियासतें थी वो इससे बाहर हो गई थी, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, और यहाँ पर टोटल 296 सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 को हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम को 73, और यहाँ पर जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टी थी, जिसमें कि यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, जो प्रजा पार्टी थी, सिख पार्टी थी, इस तरीके से बहुत सारी पार्टियां थी। इन्होंने यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपनी जो सीट थी वो यहाँ पर इनको ये विजय पाई थी, ये जीती थी वहां पर। तो बात कर ले यहाँ पे, तो कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, सिख पार्टी, साम्यवादी और अछूत जाति पार्टी को यहाँ पर एक एक सीट मिली थी, तथा स्वतंत्र उम्मीदवार भी यहाँ पे खड़े हुए थे, जिसमें कि स्वतंत्र उम्मीदवारों को यहाँ पर टोटल 8, यानी कि 8 जो थे यहाँ पर इंडिपेंडेंट
कैंडिडेट थे जो कि यहाँ पर जीत कर आए थे। तो इस तरीके से टोटल जो इलेक्शन हुआ था वो 296 सदस्यों के क्षेत्र में यहाँ पर जुलाई 1946 को ये चुनाव किया गया था संविधान सभा के लिए। ठीक है, तो अब जब ये संविधान सभा के लिए चुनाव हो जाता है, चुनाव होने के बाद में यहाँ पर जब सीट डिवाइड हो जाती है, फिर उसके बाद में एट द एंड आपको याद रखना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग यहाँ से बाहर हो गई। मुस्लिम लीग जो कि 73 सीटों के साथ में थी, उन्होंने अपने भारतीय संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। फिर जाके यहाँ पे टोटल जो भारत के साथ में आना चाहते थे वो भारत के साथ में यहाँ पर शामिल हुए थे मुस्लिम लीग को छोड़कर। तो यहाँ पर जो काउंसिल चैम्बर की जो मतलब पहली बैठक थी, यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक उसके बाद में जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की यहाँ पर प्रथम बैठक यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस सभा में क्या होता है, क्योंकि हम संविधान सभा पढ़ रहे हैं तो संविधान सभा के एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर साथ में लेके चलेंगे। इस संविधान में सबसे पहले अस्थायी जो अध्यक्ष थे उसका चुनाव किया गया। तो इस सभा में सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष मिले थे जो कि टेम्परेरी यहाँ पर प्रेसिडेंट नियुक्त किया था, जिसके द्वारा यहाँ पर परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे उनका इलेक्शन होना था। तो सबसे पहले यहाँ पर संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इस सभा ने अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर चुना और यहाँ पर मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की मांग की गई। देखिए पूरा आ गया, मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की यहाँ पर डिमांड की गई, जो कि टोटल कितनी सीट जीती थी 73 सीट के जो मुस्लिम लीग थी वो यहाँ पर इस भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी और बाकी के सभी सदस्य यहाँ पे शामिल हुए थे। तो संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव को यहाँ पर अगर बात की जाए तो उसका जो चुनाव हुआ था वो हुआ था कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। जो उस समय की प्रांतीय विधानसभा थी, प्रांतीय क्षेत्र में जो सरकारें थी वहां पर जो उनके सदस्य थे उनके द्वारा इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष डायरेक्ट नहीं हुआ था यहाँ पर उसके लिए वोटिंग पब्लिक के द्वारा नहीं की गई थी। अप्रत्यक्ष रूप से जो कैंडिडेट थे उसके यहाँ पर अनुपातिक पद्धति के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है ना, समानुपातिक जो पद्धति है उसके द्वारा यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। संविधान के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुनाव किया गया था। 9 दिसंबर को यहाँ पर पहली सभा होती है और वहां पर अस्थायी अध्यक्ष चुना जाते हैं जो कि कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद में 11 तारीख को यहाँ पर परमानेंट यानी कि जो स्थायी अध्यक्ष थे उनका चुनाव होता है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, जो कि निर्वाचित किए जाते हैं संविधान सभा की। फिर यहाँ पर देखा जाए तो कार्रवाई जो होती है वो आगे चलकर 13 दिसंबर 9, 11 उसके बाद में 13, ये डेट याद रखिएगा। 9 दिसंबर जो कि अस्थायी अध्यक्ष मिला हमें, फिर 11 दिसंबर को परमानेंट जो प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव हुआ। फिर उसके बाद में संविधान सभा की कार्रवाई का दिन यहाँ पर तय हुआ, जिसमें कि जो उद्देश्य का प्रस्ताव था ना उससे यहाँ पर इस पूरी की पूरी कार्रवाई की शुरुआत की गई, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य के प्रस्ताव के साथ में हुई। ठीक है ना, जिसमें कि 22 जनवरी 1947 को इसको अंगीकार किया गया था। जो उद्देश्य था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसको अंगीकार किया गया था। कब, 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार कर लिया गया था, अंगीकार कर लिया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे चल के एक एक करके सारी चीज, जनवरी की बात होगी, फिर आगे ये काफी समय तक इसके बारे में विचार विमर्श होता रहा। फिर आया 3 जून 1947, यानी कि 46 में तो ये पूरी की पूरी कार्रवाई हो गई थी। 13 दिसंबर को फिर प्रोसेस हुआ और काफी समय निकलने के बाद में 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, ये यहाँ पर इस
उद्देश्य का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया 47 में जाके 1947 में जाकर, और क्योंकि दिसंबर के बाद में जनवरी आ गया था, फिर आगे जाकर यहाँ पर जो 3 जून है, 3 जून को विभाजन की योजना, यहाँ पर विभाजन की योजना की बात होती है, जो कि विभाजन की योजना के बाद में यहाँ पे संविधान सभा का यहाँ पर पुनर्गठन किया गया, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के लिए अपनी खुद की विधानसभा वो संविधान सभा का गठन करना था। तो यहाँ पे विभाजन की योजना थी वो यहाँ पर साकार हुई लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 का जो अनाउंसमेंट था। उस योजना के बाद में यहाँ पर संविधान सभा का दोबारा से गठन किया गया, और उस गठन में यहाँ पर टोटल जो संख्या थी वो घटकर 324 रह गई। ठीक है, कितनी रह गई थी? 324 रह गई थी। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया जिसमें कि उसकी नियत जो पूरी संख्या थी वो 324, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग के जो कैंडिडेट थे वो यहाँ से बाहर हो गए थे। उन्होंने अपना खुद का यहाँ पर जो विभाजन की योजना थी उसको अमल में लाए, और यहाँ से पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के लिए कार्रवाई हुई और भारत के लिए अलग हुई। तो भारत में यहाँ पर टोटल 324 की संख्या यहाँ पर तय की गई, नियत रह गई थी। ये याद रखना 324 रह गई, जो कि टोटल कितनी थी? 389 थी, जिसमें कि आखिरी में जाके 324 यहाँ पर संख्या रह गई पुनर्गठन के लिए। फिर एक पॉइंट और, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की भी बात आती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर देश का एक ध्वज होना जरूरी है, जो कि एक प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर एक समिति का गठन हुआ था, जिसको बोलते हैं तदार्थ समिति। तदार्थ समिति के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के लिए देश विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी। यानी कि तदार्थ समिति तय हुई थी, तदार्थ समिति जो कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए थी। राष्ट्रीय ध्वज जो कि भारत के लिए एक प्रतीक के रूप में जाना जाता था, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसको कि तदार्थ समिति के नाम से जाना जाता है। फिर देश का जब विभाजन हो गया, देश का जब बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद में और देश को आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। देन उसके बाद में पहली जो बैठक थी वो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें कि टोटल 299 जो मेंबर थे वो सदस्य थे इसमें, और यहाँ पर विभिन्न प्रांतों के 70 देशी रियासत भी थी यहाँ पे। ठीक है ना, जो कि कितने 70 विभिन्न देशी रियासत के सदस्य भी यहाँ पर शामिल। सभा की जो अगर बात की जाए तो सभा में जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? यहाँ पर BN राव ने अक्टूबर 1947 को पहला प्रारूप तैयार किया। पहला जो प्रारूप था संविधान का, वो प्रारूप यहाँ पर तैयार किया किसके द्वारा? जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे BN राव, उन्होंने अक्टूबर 1947 को यहाँ पर पहला प्रारूप तैयार किया। और इसको बात की जाए तो 29 अगस्त 1947 को, इससे पहले, ठीक है ना, इससे पहले ये पॉइंट याद जरूर नोट कीजिएगा, संविधान सभा के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कर लिया गया था। प्रारूप समिति जिसके द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करना था, उस प्रारूप के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया, जो कि प्रारूप समिति की क्या थे? अध्यक्ष थे। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन बनाया गया? भीमराव अंबेडकर जी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। और संविधान में अंबेडकर का निर्वाचन जो हुआ था, याद रखना, संविधान जो कि सभा के लिए जो निर्वाचन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? वो हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग जो कि भारत की संविधान सभा से अलग हो गई थी, अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन यहाँ पर अंबेडकर जी जो थे वो भारतीय थे और उन्होंने भारत को ही चुना। तो इस कारण से संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था, क्योंकि वो वहां से जीत के आए थे मुस्लिम लीग के कैंडिडेट के रूप में, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग की सहायता से ही ये बंगाल से इनका क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। निर्वाचन हुआ, ये भारत में रह गए, तो इनका निर्वाचन यहाँ पर मान्य रखा गया था। और ये मुस्लिम लीग से आए थे। ये पॉइंट याद करने वाला है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं प्रारूप समिति के ऊपर। तो प्रारूप समिति के बारे में बात करें तो प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों की संख्या टोटल क्या थी? जिसके कि अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो इनकी सदस्यों की संख्या थी 7, जिसमें कि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट हुए थे, अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में एन गोपाल स्वामी अयंगार, फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, उसके बाद में एन माधवराव, ठीक है ना, जो कि बीएल मित्र उससे पहले यहाँ पर आए थे, बीएल मित्र, लेकिन उनको रिप्लेस कर दिया गया था किसी कारणवश। हो सकता है उनकी कुछ स्वास्थ्य समस्या थी, इस कारण से उनको यहाँ से नहीं थे, या फिर ये कहीं बाहर चले गए थे, यानी कि यहाँ पे देश में थे नहीं, विदेश में उपस्थित थे, कुछ तरीके की जानकारी मेरे को याद आ रही है। तो इस कारण से उनकी जगह पर रिप्लेस किया गया था एन माधवराव जी को। और फिर डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी, ये क्योंकि ये हिमाचल में थे, तो उनकी जगह पे टीटी कृष्णाचार्य जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। तो इस तरीके से टोटल जो थे वो 7 प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के सदस्य थे, जो कि उन 7 में ही शामिल थे। यानी कि टोटल 7 मेंबर थे जो कि प्रारूप समिति का जिन पर जिम्मेदारी दी गई थी, और प्रारूप समिति को रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, प्रारूप समिति ने संविधान सभा के प्रारूप को विचार विमर्श करने के बाद में 21 अक्टूबर 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में पेश की थी। 21 फरवरी को यहाँ पर अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में 1948 में प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा का जो पहला वाचन था, यानी कि पहली बार संविधान सभा में जो पहली बार रीड किया गया था संविधान को, वो किया गया था 4 तारीख से लेकर 9 तारीख नवंबर 1947 को। नोट कीजिएगा, संविधान सभा का जो पहला वाचन था वो 4 नवंबर 19 से लेकर 9 नवंबर 1947 तक चला। दूसरा जो वाचन चला था, यानी कि रीडिंग जो टोटल होती है वो 3 बार रीडिंग होती है। तो पहली रीडिंग, पहला वाचन, दूसरा वाचन, उसके बाद में फाइनल तीसरा वाचन हुआ था। इस प्रकार से 3 वाचन चले थे। पहला वाचन जो चला था, पहली बार जो रीड किया गया था संविधान को संविधान सभा के द्वारा, वो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1947 तक चला। फिर दूसरा वाला जो चला था, जिसको कि पार्शियली कहा जाता है, खंडशाह कहा जाता है, पार्शियली उसको रीड किया गया था, पूरा नहीं किया गया था, पार्शियली उसको विचार करने के लिए कहा गया था कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करना हो तो वी कैन डू द सम गुड अमेंडमेंट। तो उसको पार्शियली उसको रीड किया गया था, जो कि 15 नवंबर 1947 को चालू हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 15 नवंबर। खंडशाह हो रहा है ना, विचारण कहते हैं जिसको, कि ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, खंडशाह विचारण की पार्शियली उसमें कुछ चेंजेस लाने हो, कुछ उसमें सोचना हो, तो उसको कहते हैं खंडशाह विचारण। तो ये 15 नवंबर 1947 को ये प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था, और 17 अक्टूबर को 1949 को ये समाप्त हुआ। यानी कि काफी लंबा चला था ये। 15 नवंबर 1947 से लेके अक्टूबर, लगभग साल भर तक इसमें विचार विमर्श होता रहा, कुछ अमेंडमेंट करने, कुछ चेंजेस लाने, क्योंकि पहले रीड के बाद में कुछ जो परिवर्तन लाने थे, उस परिवर्तन के साथ में ये आए थे, और उसमें यहाँ पर ये सेकंड वाचन चला, जो कि काफी लंबा चला था। 15 नवंबर 1947 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला, और तब तक ये समाप्त हुआ। ठीक है, फिर तीसरा वाचन हुआ, जो कि 17 नवंबर को प्रारंभ होता है और 26 नवंबर 1949 को समाप्त होता है। यानी कि ये फाइनल रीडिंग थी यहाँ पर संविधान के लिखने के बाद, यानी कि संविधान सभा के द्वारा संविधान लिखा गया, प्रारूप समिति ने उसका प्रारूप बनाया, उसके बाद में उसमें पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, जिसको कि पार्शियल रीडिंग कहा गया, और पार्शियली उसमें कुछ भी विचार करना हो, कुछ भी सोच समझ के उसमें परिवर्तन लाना हो, उसके लिए ये काफी लंबा चला था, जो कि लगभग साल भर तक चला था। 1 वर्ष तक ये पूरी रीडिंग होती रही। तीसरी रीडिंग जो थी, जो कि ज्यादा समय तक नहीं थी, जो कि 17 नवंबर, जो कि उसको पढ़ के पूरा सुनाना था, 17 नवंबर 1949 से लेकर शुरू होता है, और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो जाता है। और इसी ही दिन 26 नवंबर को ही इसको, जब ये पूरा पढ़ लिया जाता है, उसी दिन इसको क्या किया जाता है? पारित, यानी कि इसको पारित कर दिया जाता है। पारित किया जाता है, ना कि लागू किया जाता है। पारित यानी कि अप्रूव कर दिया जाता है कि हाँ इट्स ओके, अब ये संविधान यहाँ पर मान्य कहलाएगा, और इसके बाद में इसको आगे चलकर इसको लागू किया गया था। लेकिन इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो भी याद करना जरूरी है, जिसमें कि उसी समय, जिस समय ये पारित हुआ था, जब पारित हुआ था, क्योंकि भारत में
संविधान सभा ही भारत की उस समय की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो कि भारत आजादी के बाद में जो चला रही थी, कौन चला रहा था? वो संविधान सभा ही चला रही थी, जो कि पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, भारत को कंट्रोल कर रही थी। तो जब संविधान अपना भारत का बन गया, संविधान सभा के द्वारा, और ये जो डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा भारत को मिला था, जब तक कि भारत अपना खुद का संविधान नहीं बना लेता है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, तो उसको खत्म करना जरूरी था। तो यहाँ पर जब संविधान बन गया, उसको पारित कर लिया गया, तो तुरंत ही कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल थे वो यहाँ पर प्रभावित किए गए थे, उसको एक्टिव किया गया था, जिसमें कि नागरिकता, अंतःकालीन संसद की जो कार्यवाही है उसके लिए अस्थायी, और जो संक्रमणकालीन उपबंध थे, ठीक है ना, उनको यहाँ पर तुरंत ही 26 नवंबर जिस दिन प्रभावी हुआ था, जिस दिन पारित किया गया था, उसी दिन से ये प्रभावी हो गए थे। नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन जो उपबंध थे, उन उपबंध को 26 नवंबर 1949 को उसी दिन यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से थे। तो इसी तारीख को भारत के लोगों को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। 26 नवंबर को ये पॉइंट, ये नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये पॉइंट, ये वाले जो बिंदु है याद रखना है। तो भारत के लोगों को इस संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था, अधिनियमित कर दिया गया था और आत्मसमर्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि जो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल थे जो कि तुरंत ही प्रभावी हुए थे, वो टोटल कितने थे? वो थे 15। टोटल 15 ऐसे आर्टिकल थे जो कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन पावर और उसको कंट्रोल करने के लिए और वहां की जनता को जो अधिकार देने हैं उसके लिए जो जरूरी प्रभावी अनुच्छेद थे, उन अनुच्छेदों को यहाँ पर तुरंत ही उसी समय प्रभावी किया गया था। वो कौन कौन से थे? तो वो 15 जो अनुच्छेद थे वो थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393। तो ये जो आर्टिकल थे, ये आर्टिकल तुरंत उसी समय जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और समर्पित किया गया था, उसी समय से ये 15 आर्टिकलों को प्रभावी कर लिया गया था, जिसमें कि आर्टिकल 5 से लेके अगर 9 तक की बात की जाए तो ये नागरिकता से के अंतर्गत अधिनियम आते हैं कि भारत में कौन नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। यानी कि नागरिकता के अंतर्गत जो आर्टिकल आए पार्ट 2 में, पार्ट 2 भाग 2 के अंतर्गत जो आते हैं उनको लागू किया गया। राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल था वो लागू किया गया, और साथ में निर्वाचन आयोग का जो आर्टिकल था वो, बाकी अन्य आर्टिकल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थे वो भी यहाँ पर सारे प्रभावी किए गए, जो कि उस समय तुरंत ही जरूरी थे। तो ये आपको याद रखना है कि टोटल जो आर्टिकल थे उसी समय तुरंत प्रभावी किए गए थे, वो टोटल अनुच्छेद थे 15, जिसमें कि नागरिकता के सबसे ज्यादा थे। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 9 तक जो थे वो नागरिकता के अधिनियम अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, जो कि भाग 2 के अंतर्गत। ठीक है। शेष उपबंध जितने बाकी बचे रह गए थे 15 के बाद में, जो शेष जो आर्टिकल थे, क्योंकि टोटल जो आर्टिकल थे वो 395 थे, तो बाकी के आर्टिकलों को 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए थे। बाकी के जब इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को अपना देश गणराज्य बन गया था, यानी कि गणतंत्र बन गया था, जिसमें कि देश का जो प्रथम व्यक्ति है, देश का जो प्रथम व्यक्ति जो अध्यक्ष होगा वो किसी परिवार से नहीं होगा, उसको जनता के द्वारा उसको की चुना जाएगा, उसको इलेक्ट किया जाएगा। तो वो जो देश होता है वो गणराज्य देश कहलाता है। तो इस तरीके से डोमिनियन स्टेटस का जो सिंबल था वो खत्म होते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य के रूप में कन्वर्ट हुआ, गणतंत्र बना। तो लागू हुआ था अपना संविधान, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब हम समझ लेते हैं संविधान निर्माण की समिति एवं अध्यक्ष, क्योंकि उसमें संविधान का जो निर्माण हुआ था, उस संविधान के निर्माण में जो प्रमुख इंपॉर्टेंट जो अध्यक्ष थे
ठीक है। वो जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष मतलब अलग अलग समिति बनाई गई थी, उन समिति के द्वारा हर पार्ट को एनालाइज किया गया था, जिसमें कि नियम समिति थी जिसके कि अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति की बात की जाए तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी राजेंद्र प्रसाद थे। ये तीन जो समिति थी, नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति, इन तीनों के जो अध्यक्ष रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर बनाया गया था, जो कि संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। उसके बाद में आगे चलते हैं प्रारूप समिति, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। उसके बाद में अगली समिति आती है सलाहकार, एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी। उसके जो प्रमुख थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, लेकिन इसकी 4 उप समितियां भी थी। वो उप समिति कौन सी थी? एक तो थी मूल अधिकार की समिति, अल्पसंख्यक समिति, पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र आदि की जो उप समिति थी। तो इनके जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए थे, जिसमें कि मूल अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी जी को सौंपा गया था। अल्पसंख्यक उप समिति के लिए एच.सी. मुखर्जी और पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र आदि की जो उप समिति थी उसके लिए गोपीनाथ बारदोलाई जी को बनाया गया था। इसी तरीके से चौथी समिति थी वो थी अपवर्जित क्षेत्र उप समिति, जिसके की जे निकोल सराय जी को यहाँ पर जिम्मा दिया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद में यहाँ पर और भी समिति आती है, जिसमें कि संघ समिति, प्रांतीय संविधान समिति, झंडा समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति, कार्य संचालन समिति, कच्चा प्रारूप समिति, ये समिति भी हमें बनाई गई थी, जिसमें कि संघ समिति के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यहाँ पर जिम्मा दिया था, जिम्मेदारी दी थी। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी थे, जो कि प्रांतों को देख रहे थे, प्रांतों को यहाँ पर जोड़ रहे थे, जिसमें कि बड़ी बड़ी रियासतों को साथ में लाना था। तो प्रांतों की संविधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई थी। झंडा समिति, जिसमें कि झंडे के चुनाव होना था, तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था और राज्य समिति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में थी। उसके बाद में राज्य समिति जो कि कन्हैयालाल मुंशी जी को दिया गया और कच्चा प्रारूप समिति जो कि यहाँ पर बेनीगल नरसिंह राव जी को यहाँ पर जिम्मा दिया गया था। ये सारी समिति के जो नाम है ये आपको याद रखने पड़ेंगे एक एक करके। अगर बार बार इसको दोहराएंगे आप तो डेफिनेटली आपको ये सारे के सारे नाम एक एक करके याद हो जाएंगे, क्योंकि किसी का भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपन आगे कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर टोटल जो आर्टिकल थे वो मैंने आपको शुरू में बताए थे। जब भारत के संविधान बना गया था उस समय टोटल 295 आर्टिकल थे, यहाँ पर 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, जो कि आगे चलकर यहाँ पर अमेंडमेंट हुए और अमेंडमेंट होने के बाद में यहाँ पर टोटल जो आर्टिकल थे वो बढ़ गए थे। यानी कि जब संविधान अंगीकार हुआ था, संविधान को पारित किया गया था, तो पारित करते समय यहाँ पर टोटल जो आर्टिकल थे वो 395 थे, भाग जो थे उस समय 22 थे और अनुसूचियां जो कि शेड्यूल बोला जाता है वो 8 शेड्यूल यहाँ पर क्रिएट की गई थी। आगे चलकर यहाँ पर संविधान में अमेंडमेंट हुए, जो कि आगे चलकर यहाँ पर अनुच्छेद भी बढ़े, आर्टिकल भी बढ़े और उसके भाग में भी यहाँ पे परिवर्तन हुआ, कुछ और भी भाग जोड़े गए, साथ में अनुसूचियों में भी परिवर्तन किया गया, अनुसूचियां भी बढ़ी। तो आज के समय में देखा जाए तो वर्तमान में टोटल 444 आर्टिकल आज के समय में आपको मिलेंगे, जो कि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो टोटल 395 है। उन्हीं के पार्ट को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। टोटल जो भाग है वो 25 है और उन्हीं के पार्ट को यहाँ पर बदला गया है, जिसमें कि टोटल 22 एक्चुअल में है, वैसे 25 भाग है। और अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची यहाँ पर 12 यानी कि 8 से यहाँ पर शेड्यूल 4 और बढ़ाए गए और यहाँ पर टोटल जो शेड्यूल बनी वो 12 हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जयप्रकाश नारायण, नोट कीजिएगा, जिनको की नायक बोलते हैं, नायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने की इमरजेंसी के समय में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी, वही है जयप्रकाश नारायण।
और तेज बहादुर सप्रू, इन दोनों को स्वास्थ्य के आधार के कारण संविधान सभा की जो सदस्यता थी वो इन्होंने स्वीकार नहीं की थी। ये स्वयं ही एक मतलब इनको भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन ये इतने उम्र दराज हो गए थे, कहीं ना कहीं पे इनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ खराबी रहती थी, तबीयत हमेशा नासाज रहती थी, तबीयत खराब रहती थी, स्वास्थ्य के कारण से ये इनको सदस्यता इन्होंने अस्वीकार कर दी थी, ये सदस्य नहीं बन पाए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि संविधान सभा के निर्माण में अनुसूचित जाति जनजाति के कुल 33 एवं 12 महिला सदस्यों ने अपना योगदान दिया है। यानी कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है उसके टोटल सदस्य जो थे वो 33 थे उस समय, और यहाँ पर महिला सदस्यों ने भी संविधान सभा जो संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान के निर्माण में टोटल 12 महिला सदस्य ने भी यहाँ पर अपना योगदान दिया था, जिसकी अलग अलग समिति की भी यहाँ पर भूमिका में देखने को मिलती है उन महिलाओं का नाम, जिसमें कि सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, इस तरीके से बहुत सारी महिलाएं थी जो उस समय इस संविधान निर्माण में उनका योगदान देखने को मिलता है। अगर हम संविधान निर्माण की बात कर ले तो संविधान का निर्माण जो हुआ था उसकी जो प्रक्रिया थी वो टोटल लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन चली। कितने दिन चली? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक संविधान के प्रारूप, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात करें तो संविधान के प्रारूप में टोटल जो बहस हुई थी, यानी कि प्रारूप के लिए संविधान सभा बुलाई गई, तो टोटल बहस होके जो संविधान के निर्माण के लिए जो बातें हुई और बात विमर्श मतलब विचार विमर्श करने के बाद में जो कंक्लूजन निकला उसका जो समय था वो था 114 दिन, यानी कि 114 डेज तक यहाँ पर बहस हुई थी संविधान के निर्माण के लिए, 114 दिन। और इस पूरे के पूरे संविधान निर्माण के लिए जो खर्चा हुआ था वो खर्चा हुआ था लगभग 6.4 करोड़, लगभग 6.5 करोड़ रुपए का खर्चा उस समय यहाँ पर आया था। आज भी संविधान में कुछ अमेंडमेंट होता है तो संविधान यहाँ पे संसद बुलाई जाती है और संसद की दोनों पटलों पर राज्यसभा और लोकसभा में जो बातें होती हैं, जिसमें कि उस समय की जो एमपी होते हैं वो बात रखते हैं, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ खर्चा जरूर होता है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा उस संविधान के निर्माण के लिए जो समय लगता है उसमें होता है। तो ये भी एक खर्चा है जो कि उस समय किया गया था, लगभग 6.5 करोड़ रुपए का खर्चा 1947 में यहाँ पर संविधान निर्माण के लिए किया गया। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की जो टोटल बैठकें हुई थी वो हुई थी 11। 12वीं बैठक में राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, यानी कि 11 बैठक हो गई थी। 12वीं बैठक में राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर चुना गया, और साथ में राष्ट्रगान को भी चुना गया। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक उसको भी यहाँ पर चुना गया था। उसके लिए कौन सी बैठक थी? 12वीं बैठक। कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि 12वीं बैठक में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने, और साथ ही साथ राष्ट्रगान भी स्वीकार किया गया था 12वीं, यानी कि टोटल, ठीक है ना, 11 बैठक के बाद में 12वीं बैठक। संविधान की शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू करने के बाद का जो मुख्य कारण था वो क्या था? वो मुख्य कारण ये था क्योंकि जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो लाहौर अधिवेशन के समय में जब पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में की गई थी, तो वो उस समय 31 दिसंबर 1929 को ये घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को हम झंडा फहराएंगे, हर वर्ष झंडा फहराएंगे और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे, पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया जाए। तो ये मांग रखी थी, यही मुख्य कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का बात की थी, और वो लगातार स्वतंत्रता दिवस मना रही थी। कब मना रही थी? 26 जनवरी 1930 के बाद में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। तो इस कारण से, क्योंकि भारत में जब तक गणराज्य के रूप में नहीं अपनाया गया, भारत का स्वयं का संविधान नहीं बना, तब तक भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था। भारत का जो डोमिनेंट स्टेटस का जो एक दर्जा था, जो उसको मिला था स्टेटस, उस स्टेटस को हटाने के लिए संविधान का निर्माण जरूरी था, क्योंकि संविधान का निर्माण नहीं होता तो भारत पूर्ण तरीके से आजाद नहीं होता, वो डोमिनेंट कहलाता, किसी कंट्री का, यानी कि ब्रिटिश का वो डोमिनेंट कहलाता।
संविधान निर्माण के बाद में ये डोमिनियन का जो एक दाग था, डोमिनियन का जो दर्जा था वो खत्म हुआ और 26 जनवरी 1950 को अपना भारत पूर्ण गणराज्य के रूप में यहाँ पर का जो सिंबल था वो यहाँ पर हासिल किया था, यानी कि पूरा गणराज्य के रूप में यहाँ पर मान्यता पूरे विश्व में मिली थी। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वो निर्माण ऐसे ही नहीं हो गया था, उसको निर्माण को में डालने के लिए यहाँ पर अलग अलग देशों से, ठीक है ना, जो जो अन्य देश थे, बहुत सारे देशों के संविधानों को यहाँ पर खंगाला गया, काफी स्टडी की गई और उनको शामिल करने के बाद में भारत के संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें कि अंग्रेजों के समय में जो संविधान में लगातार जिस तरीके के अधिनियम आए, जिस तरीके से चेंजेस आए, क्योंकि उन्होंने भी भारत में शासन करने के लिए जो अधिनियम बनाए थे उनका भी यहाँ पर सहयोग लेना पड़ा और उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया, उनसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा मदद ली, जिसमें कि प्रमुखता से अगर बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था वो अधिनियम यहाँ पर सबसे प्रमुख रूप से एक प्रमुख सोर्स यानी कि इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में जाना जाता है, जो कि आज भी भारत के संविधान में देखने को मिलता है। सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला संविधान, सबसे प्रमुख सामग्री जो थी वो थी भारत शासन अधिनियम 1935। इससे काफी ज्यादा यहाँ पर हमारे संविधान में देखने को मिलता है। इस अधिनियम से यहाँ पर क्या क्या लिया गया? इस अधिनियम से हमें परिसंघ प्रणाली, न्यायपालिका, राज्यपाल के जो कार्य थे, आपात शक्ति, लोक सेवा आयोग और अधिकांश जो प्रशासनिक ब्यूरो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। संविधान का आधे से अधिक जो उपबंध है, ठीक है ना, यानी कि आधे से अधिक बंद या तो 1935 के अधिनियम के समान है या फिर उसी से मिलते हुए मिलते हैं, जिसमें कि डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो बनाई गई थी, जो कि भारत के राजनीतिक निर्देशक तत्व कहलाते हैं, उसमें आपको 1935 के अधिकतर अधिनियम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, परिसंघ प्रणाली, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपात शक्ति, क्योंकि उस समय प्रांतीय सरकार बनी थी, प्रांतीय सरकार में ये उपबंध लगे थे। और उसके बाद में 1935 के बाद में 1937 में जब पहला इलेक्शन हुआ था प्रांतीय सरकार के लिए, उस समय ये जो अधिनियम था ये लागू हुआ था। वो हालांकि उस समय ज्यादा समय तक ये सरकार चल नहीं पाई थी, 2 वर्ष तक चली थी, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर वर्ल्ड वॉर चालू हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये बात हुई थी। लेकिन इस अधिनियम से यहाँ पर काफी ज्यादा जो क्या कहते हैं उपबंध हमें भारत के संविधान में मिलते हैं। अब चलते हैं विदेशी संविधान, यानी कि विदेश के जो संविधान थे उसमें से कौन कौन से संविधान, कौन से देश के संविधान के सोर्स हैं जो कि भारत के संविधान में उनसे लिया गया है, उनकी कौन कौन सी पॉलिसी, कौन कौन सी पद्धति को अपनाया गया है। सबसे पहले तो जिस देश ने अपने भारत पर शासन किया, उसने जो आजाद हुआ था वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पर तो ब्रिटेन की यहाँ पर सामग्री यानी ब्रिटेन की जो पद्धति है वो यहाँ पे अधिकतर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि ब्रिटेन के द्वारा जो संविधान लिया गया था, संविधान में जो जोड़ा गया वो संसदीय शासन पद्धति, संसदीय प्रणाली जो थी वो ब्रिटेन से ली गई, जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा की जो पद्धति है वो ब्रिटेन के द्वारा ली गई। मंत्रिमंडल, कैबिनेट की जो सिस्टम है वो ब्रिटेन के द्वारा लिया गया। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप जो एक्ट है वो भी ब्रिटेन के द्वारा लिया गया। संसद की प्रक्रिया और विशेष अधिकार, परमाधिकार रिट जो रिट जारी करते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, जिसमें कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो जारी की जाती है वो भी ब्रिटेन के द्वारा ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्रपति और औपचारिक स्थिति, राष्ट्रपति की जो औपचारिक स्थिति है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात कर रहे हैं तो न्यायपूर्व अवलोकन, यानी कि यहाँ पर जो वहां की जो सुप्रीम कोर्ट की पद्धति है वो पद्धति यहाँ पर अपनाई गई, यानी किसी भी चीज पे
सबसे पहले उसको पारित होने से पहले उसकी न्यायिक पूर्व अवलोकन करना जरूरी है, वो लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार लिए गए। और राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध, उपराष्ट्रपति, संविधान की सर्वोच्चता और संघात्मक शासन की प्रणाली, ये सारे के सारे जो लिए गए थे, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा लिया गया। उसके बाद में चलते हैं फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था, ये फ्रांस से लिया गया। और उसके बाद अगला जो आता है वो आता है कनाडा से के संविधान से, यहाँ पर संघ एवं राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन, ये कनाडा से यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में जो विधियन अविशिष्ट शक्तियां हैं, केंद्र में निहित एवं केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का जो पद्धति है, जो सिस्टम है, वो कनाडा से लिया गया। इसी तरीके से आयरलैंड से यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, जीपीएसपी, वो आयरलैंड की जो पद्धति है वहां से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नाम निर्देशन, ये आयरलैंड से लिया गया। जर्मनी का जो संविधान है, जिसको कि बीमर कहा जाता है, बीमर से यहाँ पर आपात जो इमरजेंसी के जो आर्टिकल है, इमरजेंसी के जो उपबंध है, वो इससे लिया गया। साथ ही साथ में आपातकाल में मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपात का उपबंध, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का जो निलंबन का जो फैक्ट है, जो उपबंध है, वो भी जर्मनी के बीमर से लिया गया है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको की बीमर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता के बारे में उपबंध, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो रूस से, जापान से और दक्षिण अफ्रीका से भी यहाँ पर संविधान में कुछ चीजें ऐड की गई, जैसे कि रूस से मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो रूस के द्वारा ली गई। जापान से विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, वो जापान से अडॉप्ट की गई है। इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसमें कि आर्टिकल 368 में इसका प्रोविजन जो दिया गया है, वो कहां से लिया गया है? वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इस तरीके से संविधान में अलग अलग देशों से यहाँ पर जो संविधान थे, वहां से कुछ कुछ चीजें अडॉप्ट भारत के संविधान में की गई। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित रूप में संविधान माना जाता है और सबसे विशाल संविधान है। ठीक है, तो ये थी पूरी संविधान सभा की क्लास, जो कि मैंने आपको पूरी कंप्लीट कर दी है। इसके बाद में जो अगली क्लास होगी, उसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में लगातार इस तरीके की क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को, मेरे फेसबुक के पेज को आप फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।